हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। पीआरपी या हेयर ट्रांसप्लांट, एक्सोम या स्टेम सेल, क्या ठीक है आपके लिए? ये आज हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड के अंदर। स्टे ट्यून्ड। दिस इज मी डॉक्टर आमना उस्मान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है, काइंडली कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट। और अगर आपको लग रहा है कि हम यूजफुल कंटेंट बना रहे हैं तो आप अपने चाहने वालों में इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फायदा हो सके। वी रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स इन ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान। फुली इक्विप्ड, आपको हर तरह के हेयर स्किन रिलेटेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। सब कुछ, सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। आप हमें विजिट कर सकते हैं, और अगर आप हमें विजिट नहीं कर सकते, कहीं दूर हैं, तो आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। पीआरपी, हेयर ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल, एक्सोसोम, कौन सा ट्रीटमेंट किसको करने चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट कौन सी एज के अंदर मुनासिब है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं है, किनको कौन से ट्रीटमेंट से फायदा हो सकता है, ये आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि पीआरपी क्या होता है। पीआरपी इज बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। आपका अपना ब्लड ड्रॉ करते हैं, उसको मशीनों से गुजारते हैं और उसके अंदर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकाल के रिक्वायर्ड एरिया के ऊपर, सर के ऊपर या स्किन पे अगर आप कर रहे हो, यानी सर के ऊपर को नमिंग लोशंस या इंजेक्टेबल्स लगा के उसको सुन करके सर की स्किन पे लगा दिया जाता है। कुछ नंबर ऑफ सेशंस दरकार होते हैं, जैसे 6 to 8, और उसमें कुछ मेंटेनेंस भी कुछ मरीजों को जरूरत होती है। इनिशियली ये होता है कि 2-3 सेशन के रिजल्ट आना शुरू हो गए, 2-3 और कर दिए, रिजल्ट बेहतरीन हो गए, डिसकंटिन्यू कर दिया, और कुछ अरसे के अंदर अगर हल्का फुल्का हेयर फॉल दोबारा आए, दोबारा शुरू किया जा सकता है। अर्ली हेयर फॉल फैक्टर्स के लिए, अर्ली हेयर फॉल पेशेंट्स के लिए जिनको अभी भी हेयर फॉल शुरू हुआ है, या टीलोजन इफ्लूवियम, जैसे आपका किसी वजह से, प्रेगनेंसीज की वजह से, लैक्टेशंस की वजह से, या कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से, विटामिन डी डेफिशिएंसीज की वजह से, या किसी डिजीज की वजह से अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो पीआरपी कैन बी अ वेरी गुड चॉइस। आजकल कुछ इंजेक्शंस भी आ रहे हैं जो आप पीआरपी के साथ ऐड कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड मेसोथेरेपी। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो पीआरपी के रिजल्ट्स को भी मल्टीफोल्ड्स करते हैं और हेयर ग्रोथ को भी कुछ मल्टीपल फोल्ड्स कर देते हैं। सो इफ यू अफोर्ड, यू कैन चूज दैट। लेकिन ये उन मरीजों के लिए है जिनको अर्ली हेयर फॉल आ रहा हो, या जिनको कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो, जैसे टीलोजन इफ्लूवियम हम कहते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ अ कॉज। दैट कॉज कैन बी सम डिजीज जो आपने गुजारी हो, कोई जैसे आजकल बहुत कॉमन है, डेंगू के बाद हो जाता है, और जैसे कोविड के बाद हुआ। और अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उसके अंदर आपको पीआरपीज हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये कि आपने अंडरलाइंग कॉज को पैरेलल ट्रीट करना है, और साथ साथ आपने पीआरपीज कराने हैं ताकि आपके रिजल्ट्स क्विकर हो जाएं। और अगर आपका जैसे अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पूरे होने में 6 महीने 7 महीने लगते हैं, या अगर आपको कोई अंडरलाइंग थायराइड इशू है या विटामिन डी डेफिशिएंसीज हैं, उनको पूरे होने में अगर टाइम लगता है, तो अवश्य आप पीआरपी साथ कर सकते हैं ताकि बाय द टाइम 4-5 मंथ्स आपका हेयर वॉल्यूम भी रीगेन हो जाए और आपके जो बाल थिनिंग हो रही है वो भी सही हो जाए। इवन पीसीओएस के अंदर जो हेयर फॉल होता है उसके अंदर भी पीआरपी वेरी इफेक्टिव, और अगर आप पीआरपी के साथ मेसोथेरेपीज लेना चाहते हैं वो भी काफी इफेक्टिव होता है। अर्ली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशियाज, या जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस जब शुरू हो रही हो, ये अर्ली हेयर फॉल शुरू हो, उसके अंदर भी आपको पीआरपीज एंड मेसोथेरेपीज बहुत हेल्प करते हैं। नाउ टॉक अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। आपके कुछ एरिया से बाल लेके, डोनर एरिया से बाल लेके, एक बॉल्ड एरियाज पे या नीडेड एरियाज के ऊपर आपको बाल इंजेक्ट कर देते हैं। अगर तो आपको अर्ली हेयर लॉस है और आपको बॉल्ड पैचेस नहीं बने और आपका हेयर लाइन अभी अपनी जगह पे है, तो ट्रांसप्लांट आपके लिए नहीं है। अगर आपके हेयर लाइन रिसीड हो गई है, मतलब पीछे चली गई है, यानी खास तौर पे हमारे मेल हजरात के अंदर, मर्द हजरात के अंदर जो डब्ल्यू बन जाता है, या बिल्कुल पीछे जाके ओ बन जाता है स्कैल्प के ऊपर, बॉल्डनेस आ जाती है उसके ऊपर, या इधर टेम्पर्स रिसीड कर जाते हैं, तो उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी चॉइस है। हेयर ट्रांसप्लांट में ये होता है कि हम स्कैल्प को सुन करते हैं, आपका हेड शेव करते हैं। हेड से शेव करते हैं क्योंकि जहाँ पे हमने बाल लेने हैं वो भी हेड का पोर्शन है, और जहाँ हमने बाल लगाने हैं वो भी हेड का पोर्शन है। अगर आपका डोनर कम हो, आपके चेस्ट से, आपके बियर्ड से बाल लिए जा सकते हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं और बॉल्डनेस आ गई है, तो कम से कम 23 साल की उम्र से पहले आप हेयर ट्रांसप्लांट ना ही कराएं तो बेहतर है। लेकिन अगर बाल बहुत जल्दी से जा रहे हो, तो फिर आप 21-22 साल की उम्र में सोच सकते हैं, लेकिन ओनली इफ देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। तो अगर आपका डोनर एरिया बहुत कम रह गया है और रेसिपिएंट एरिया बहुत ज्यादा है, तो आप बियर्ड से भी बाल ले सकते हैं और चेस्ट से भी बाल ले सकते हैं, और आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसके अंदर ये होता है कि कुछ एरियाज पे से जब हम बाल लेते हैं एज अ डोनर, बहुत जल्दी गिर जाते हैं, और कुछ एरियाज जरा लॉन्ग लास्ट करते हैं। जैसे बियर्ड का हेयर जो है वो ज्यादा लॉन्ग लास्ट करता है एज कम्पेयर टू चेस्ट हेयर। अगर आप जैसे डोनर आपने स्कैल्प से निकालना है, वैसे ही आपने बियर्ड को सुन करके वहां से अपने बाल निकालने हैं और लगा देने हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स के बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, तो सोचा कि इस वीडियो के थ्रू हम उसको एड्रेस कर सकें। एक तो ये कि ये कोई खतरनाक ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि एक पीछे एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी किसी एक्टर की जिसमें काफी सारे इश्यूज आ गए थे। एक्चुअली आप एज अ क्लाइंट सिर्फ वो वीडियो देख रहे हैं और आपको अंडरलाइन फैक्टर्स नहीं पता कि वो ऐसे सिनेरियोस कब आ सकते हैं। आई मीन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, डेफिनेटली कोई ना कोई इशू आ सकता है, लेकिन अगर आप साफ सुथरे स्टेरलाइज जगहों पे कराएं, स्टेरलाइज इक्विपमेंट पे कराएं,
ट्रेन स्टाफ से कराएं और रेप्यूटेड नेम्स के साथ जाएं, तो ऑब्वियसली वो मेक श्योर करेंगे कि आपको कोई इश्यूज ना आए। लेकिन अभी आजकल हेयर ट्रांसप्लांट में ट्रेंड ये है कि बहुत सारे हमारे मेल क्लाइंट्स मनी सेविंग के लिए देयर आर लॉट ऑफ ट्रीट क्लिनिक्स अवेलेबल व्हिच आर नॉट रन बाय एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर। तो हमारे मर्द हजरात चूंकि वो पैसे बहुत कम कॉस्ट करते हैं, जाहिर बात है एक सेंटर की अपनी कॉस्ट होती है, एक स्टाफ और एक टीम और स्टेरिलाइजेशन कॉस्ट यू अ लिटिल बिट, लेकिन इट्स सेफ फॉर यू। फिर अगर आप पैसे बचाने के लिए किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो कि मुनासिब जगह नहीं है किसी भी किस्म के सर्जिकल ट्रीटमेंट को टेकअप करने के लिए, तो फिर कोई भी उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। आपको इन्फेक्शंस हो जाएं क्योंकि उसमें आपकी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं हुई हुई, आपके प्रॉपर लैब टेस्ट नहीं हुए हुए, और आप गए हैं और आपको इक्विपमेंट आपको नहीं पता स्टेरिलाइज है कि नहीं है, सो यू नो नथिंग, और आप फिर इन्फेक्शंस में फॉल करते हैं, फिर आपको कोई हेल्प नहीं करता। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो डोंट गो फॉर अ चीपर प्राइस टैग, गो फॉर अ स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, ताकि आपको कोई नुकसान हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी को आप मिनिमलिस्टिक कर सकें। फिर उसके साथ कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं, स्मोकर्स हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव है, ये रिस्क बहुत सीरियस रिस्क हैं। और अगर आप इन चीजों को बिल्कुल खातिर में नहीं लाते, बिकॉज वन टेक्नीशियन हु इज नॉट अ डॉक्टर, वन हु इज अ मैट्रिक पास स्टूडेंट और जस्ट अ टेक्नीशियन, दे जस्ट नो वेयर टू एक्सट्रैक्ट एंड वेयर टू ट्रांसप्लांट। ओके, उन्हें बाल निकालना और लगाना, ये मशीन ने करना है, निकालना और लगाना। बाकी सारे के जो अंडरलाइन फैक्टर्स हैं कि आपको कोई अंडरलाइंग इश्यूज तो नहीं है, कोई ड्रग्स पे तो नहीं है, कोई हार्ट इश्यूज तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, और अगर आपको पोस्ट ऑप का मतलब है सर्जरी के बाद कोई इशू आता है उसको कैसे हैंडल करना है, ये सब डॉक्टर देख सकते हैं और टेक्नीशियंस इसके अंदर आपको कम हेल्प कर सकते हैं। सो इफ यू आर गोइंग फॉर अ चीपर प्राइस टैग, तो फिर आप अपने आफ्टर द ट्रीटमेंट इश्यूज की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं। सो मेक श्योर कि आप किसी अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट कराएं और किसी डॉक्टर के हाथ में हो, ताकि आपको अगर कोई इशू आए तो वो इजिली हैंडल हो सके। अदरवाइज हेयर ट्रांसप्लांट इज वेरी सेफ ट्रीटमेंट, कोई खास उसमें प्रॉब्लम्स आते। एक दिन की सर्जरी होती है, एक आधा दिन बैंडेज आपको लगी रहती है, थर्ड डे बैंडेज हो जाती है, 4-5 दिन आपको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स लेने पड़ती है, एंड देयर यू गो, ट्रांसप्लांट इज डन। तकरीबन 3-4 महीने के अंदर आपको हेयर ग्रोथ नजर आने शुरू हो जाती है, और 9 months to 12 months के अंदर आपको खातिर खा हेयर ग्रोथ आ जाती है। आमतौर पे हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है अगर आप राइट क्लाइंट हो, आपका इनफ डोनर हो, और आपका एज राइट हो, और आप फॉलो अप जो आपको डॉक्टर बताए उसको आप प्रॉपरली कंप्लायंस के साथ स्टिक करें। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट का फेलियर तभी आता है कि अगर आपका डोनर का तो मतलब कुछ एरियाज है, अगर आप वहां से हेयर लेके लगाते हैं तो वो बाल थोड़े दिनों में गिर जाते हैं। लेट्स से आपको रिक्वायरमेंट है 3000 ग्राफ की, आप सस्ते प्राइस टैग में गए और आपने 1500 हेयर ग्राफ लगवाए, तो ऑब्वियसली वो आपका इनफ रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर आपका किसी ऐसे डोनर से लिया गया जिसकी लॉन्जेविटी ज्यादा नहीं, जैसे चेस्ट से बाल लिए, तो ऑब्वियसली उन्होंने 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद गिरने की प्रोबेबिलिटी उनकी ज्यादा है। सो अगर आपका ट्रांसप्लांट सही हाथों में हुआ हो, सही नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स इंजेक्टेड हो, डोनर ठीक चूज किया गया हो, कोई पैरेलल कोमॉर्बिड्स ना हो, तो अमूमन ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और बहुत लॉन्ग लास्ट करता है। लेकिन अगर आप ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाना चाहते, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रीजन, फॉर फाइनेंशियल रीजन, आपको लग रहा है कि आप सर्जरी करने नहीं चाहते, आपको रिस्क लेने नहीं चाहते, फिर देन देयर आर सर्टेन चॉइसेस नाउ। 2 choices, one you can go for exosome, another you can go for Regenera Activa. Regenera Activa is basically taking out your skin parts and churning it into certain machines and cones and bringing out your own stem cells from your own tissues. Well, in my opinion, I'm not a really fan of this treatment. I think it's not very result giving, because when I see the price tag attached to Regenera Activa and when I see the results, I think they don't match. But now, since the pre-formed exosomes are available, they are pretty good in giving results. और अगर आपका choice of patient ठीक हो और exosome अच्छी क्वालिटी का हो और अच्छे ब्रांड से हो, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन देयर स्टिल, आप अगर चाइनीज एक्सोम्स की तरफ जाएंगे या सब स्टैंडर्ड एक्सोम्स की तरफ जाएंगे, तो फिर आपके रिजल्ट्स थोड़े कॉम्प्रोमाइज करेंगे। एक्सोम कैसे होता है? प्री फॉर्म वायल्स आ रहे हैं, आपने खोलना है, उसको डाइल्यूट करना है, लगाना है। कुछ मरीजों में एक भी उसका इंजेक्शन काफी होता है, कुछ में सेशंस करने पड़ते हैं। आमतौर पर कोई खास उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, इजी टू इंजेक्ट है, ऐसे इंजेक्ट होता है जैसे PRP इंजेक्ट होता है। बट डेफिनेटली यू हैव टू चूज द राइट एक्सोम, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ एक्सोम्स अवेलेबल विद लेसर नंबर ऑफ एक्सोम दैट एक्चुअली गिव्स रिजल्ट्स। So choose your exome and choose your injector wisely. And for the Regenera Activa, I am really personally not a big fan of Regenera Activa because of all that, आपको हम स्किन भी ले रहे हैं और वो हीलिंग में भी टाइम लगेगा और उसका प्राइस टैग भी काफी हाई है। और जब हम उसको कंपेयर करते हैं अदर अवेलेबल चॉइस ऑफ हेयर ट्रीटमेंट में, तो देखते हैं कि बाकी ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और कम दिक्कत है उसमें, मरीजों के कम काटपीट हो रही है, कम इंटरवेंशन इन्वॉल्व है और क्विकर रिजल्ट्स आ रहे हैं और लेसर प्राइस टैग्स के साथ आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड माय पेशेंट्स जो उनके फायदे में हो।
कि जो उनको नफा दे सकता हो। सो इफ यू आर अ पेशेंट ऑफ एज 20 इयर्स, अर्ली हेयर फॉल है, थिनिंग आ रही है लेकिन हेयर लाइन स्टिल अपनी जगह के ऊपर है, PRP and mesotherapies can be an excellent choice of treatment for you. You can add microneedling and you can omit microneedling depending on अगर आपको PRPs के साथ रिजल्ट कम आ रहे हैं तो फिर आप माइक्रोनीडलिंग जैसे सिल्फोमैक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, और अगर सफिशिएंट आ रहे हैं तो चूंकि PRP कैरीज अ वेरी नाइस प्राइस टैग, सस्ता होता है और बड़ा रिजल्ट गिविंग होता है, तो आप सिंपल PRP के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं और आप मेसोथेरेपीज भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर PRP और मेसोथेरेपी आपके लिए फेल हो गया है, यू कैन ऐड माइक्रोनीडलिंग टू इट, एंड द माइक्रोनीडलिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज माइक्रोनीडलिंग RF, दैट इज स्पेसिफिकली सिल्फोमैक्स ट्रीटमेंट। अगर आपके मसले हल हो गए हैं, गुड टू गो, एंजॉय योरसेल्फ। लेकिन अगर आपके मसले ऑनगोइंग हैं एंड यू टर्न 22, 23 और आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है और वो ऑन गोइंग है और ये सारे मोडालिटीज आपके ऊपर फेल हो चुके हैं, यस आप एक्सोसोम्स की तरफ जा सकते हैं और आप स्टेम सेल्स या रिजेनरेटिव एक्टिवा को ट्राई कर सकते हैं, बट माय वोट मोर टुवर्ड्स एक्सोसोम बिकॉज रिजेनरेटिव एक्टिवा आई सी वेरी लेस इफेक्टिव। एंड देन अगर आप 25 पे पहुंच गए हैं और करते करते या तो आपने पहले इलाज ही नहीं कराया हेयर फॉल का और आपको बॉल्डनेस आ गई है, रिसीडेड हेयरलाइन है, या फिर आपने इलाज कराया और आपको बहुत ज्यादा उनसे फायदा नहीं हुआ, तो ट्रांसप्लांट, देयर यू गो, ट्रांसप्लांट आप ले सकते हैं। ट्रांसप्लांट विद इंजेक्शंस हो सकते हैं, विदाउट इंजेक्शंस हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू नीड। सो डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको एक डिसीजन के ऊपर पहुंचने के लिए कि आपके लिए क्या रिक्वायर है, आपको क्या करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या आपके एज ब्रैकेट में और आपके अंडरलाइंग इश्यूज के साथ एग्जैक्टली आपको आपके हिसाब के बजट के अंदर रिजल्ट दे सकता है, उसके लिए आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और फिर आपको फैसला करना चाहिए कि व्हाट शुड यू गो फॉर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट पसंद आया हो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं, प्लीज लीव योर कमेंट्स, वी डेफिनेटली वैल्यू योर कमेंट्स। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप टाइम निकालते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, हम उनको पढ़ते भी हैं और हम उनको रिप्लाई भी करते हैं और हम उनको नोट भी करते हैं, और आपके जो टॉपिक्स आपने सजेस्ट किए हैं इंशाल्लाह अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।